किया। उन्होंने शादियों और संधियों के जरिए रिश्ते बनाए। उन्होंने छोटे राजाओं को सम्मान और स्वायत्तता दी, जो उन्हें दिल्ली सल्तनत से कभी नहीं मिलती। तो उन्होंने एक तरह का राजपूत संघ बनाया, जहां हर कोई बराबर का भागीदार महसूस कर रहा था, ना कि मेवाड़ के अधीन। सही कहा। उन्होंने ये सपना दिखाया कि अगर हम सब एक हो जाएं, तो हम सिर्फ अपनी रियासतें नहीं बचाएंगे, बल्कि दिल्ली पर भी नियंत्रण कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा विजन था। उस समय दिल्ली की लोधी सल्तनत वैसे भी कमजोर पड़ रही थी, तो कई राजपूत राजाओं को लगा कि सांगा के नेतृत्व में उनका भविष्य ज्यादा सुरक्षित और गौरवशाली हो सकता है। ये सिर्फ भावनात्मक अपील नहीं थी, ये एक बहुत ही व्यावहारिक राजनैतिक गठबंधन था। तो सांगा ने एक ऐसा गठबंधन बना लिया है जो लगभग अपराजय लगता है। उस समय दिल्ली की सल्तनत भी कमजोर थी, तो क्या सांगा भारत के नए सम्राट बनने की राह पर थे? तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है, और एक नया किरदार, बाबर। हाँ, और बाबर कोई साधारण आक्रमणकारी नहीं था। वो मध्य एशिया में अपना सब कुछ, अपना राज्य, अपनी विरासत हार कर आया था। अच्छा। भारत उसके लिए सिर्फ लूटने की जगह नहीं थी, बल्कि एक नया घर बनाने का आखिरी मौका था। वो हताश था, और एक हताश सेनापति सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। सही बात है। उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, और पाने के लिए पूरी दुनिया थी। और वो अपने साथ कुछ ऐसा लाया था जो हिंदुस्तान ने पहले कभी बड़े पैमाने पर नहीं देखा था, तोपखाना और बंदूकें। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये सिर्फ दो सेनाओं का नहीं, बल्कि दो अलग अलग युद्ध शैलियों का टकराव था। इसे दो युगों का टकराव कहना ज्यादा सही होगा। एक तरफ राजपूत सेना थी, जो हजारों सालों से चले आ रहे बहादुरी, व्यक्तिगत शौर्य और आमने सामने की टक्कर के सिद्धांतों पर लड़ती थी। उनके लिए युद्ध एक सम्मान की बात थी। दूसरी तरफ बाबर था, जिसके लिए युद्ध सिर्फ जीतने का एक जरिया था, चाहे तरीका कोई भी हो। ये तोपों वाली बात थोड़ी और विस्तार से समझते हैं। क्या राजपूतों ने कभी तोपें देखी ही नहीं थी, या वो इसका असर समझ नहीं पाए? उन्होंने तोपें देखी थीं, लेकिन छोटी मोटी, मतलब किलों की दीवारों पर लगी हुई। उन्होंने कभी पूरे आर्टिलरी फॉर्मेशन का सामना नहीं किया था। अच्छा। जरा सोचिए, हजारों राजपूत सैनिक और उनके हाथी, जो सिर्फ तलवार और भालों की आवाज के आदी हैं, उनके सामने अचानक दर्जनों तोपें एक साथ आग उगलती हैं। वो धमाका, वो धुआं और वो विनाश, ये सिर्फ शारीरिक हमला नहीं था, ये एक मनोवैज्ञानिक हमला था। इसने हाथियों को बिदका दिया, जो अपनी ही सेना को कुचलने लगे, और सैनिकों के हौसले तोड़ दिए। और बाबर सिर्फ तोपें नहीं लाया था, वो अपने साथ युद्ध की एक पूरी नई रणनीति लेकर आया था, जिसे तुलुगमा कहते हैं। ये क्या थी? तुलुगमा एक मंगोल रणनीति थी। इसमें सेना को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। एक मुख्य हिस्सा जो सामने से लड़ता है, और